वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू स्टडी इन रोमानिया विद अ स्कॉलरशिप फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रोमानिया। ओके, तो आज की मेरी वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रोमानिया की तरफ से जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है स्टडी इन रोमानिया, जो कि हर साल मल्टीपल स्टूडेंट्स को जो है ना वो स्कॉलरशिप देते हैं, मल्टीपल फील्ड्स में देते हैं, वो तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो जिस तरह के मैंने बताया कि आप लोगों को ये प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से फुली फंडेड है और ये स्कॉलरशिप बेस्ड आपको रोमानिया में स्कॉलरशिप्स देते हैं, तो इसकी डिटेल्स होंगी। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसकी डेडलाइन देख लेनी है। इसकी डेडलाइन 12 मार्च है 2025। इसके बाद मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाऊंगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और तमाम डिटेल्स जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ और देखते हैं वन बाय वन। तो डिटेल्स में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जिस तरह के मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि हर साल रोमानिया की गवर्नमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के थ्रू जो है वो नॉन यूरोपियन सिटीजन्स हैं, जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। इसके लिए बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जिस तरह के यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसके लिए कि जो है ना वो आपको डिप्लोमा, ट्रांसक्रिप्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और सीवी वगैरह चाहिए। लेकिन इसके अलावा आपसे जो कुछ डॉक्यूमेंट्स मजीद मांगे जा सकते हैं, आपकी डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंडर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, तो यूनिवर्सिटी भी आपसे कुछ जो है ना वो अपने स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कर सकती है, तो वो भी आपने देख लेना। और इसमें जो है वो डेडलाइन और जो है वो रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट वो आप देख लें कि डेडलाइन इसकी एप्लीकेशन 29 जनवरी को अनाउंस हो चुकी थी। डेडलाइन मैंने पहले भी बताई है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 12 मार्च 2025 इसकी डेडलाइन है। और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनकी अनाउंसमेंट 13 जून 2025 को हो जाएगी, क्योंकि फिर डेफिनेटली आपने वीज़ा वगैरह लेना है और जो है ना वो उन्होंने बताया हुआ कि आपको वीज़ा वगैरह चाहिए होगा इसके लिए, और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जितनी भी पुलिस क्लियरेंस वगैरह करवानी है, मेडिकल अगर चाहिए होता है तो फिर वो तमाम चीज़ों के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं फील्ड्स की बात करूँ कि कौन कौन सी फील्ड्स ऑफर की जा रही हैं, इसमें उन्होंने बताया कि तमाम जितनी भी आपके इंटरेस्ट के रेलिवेंट फील्ड्स हैं वो ऑफर की जाती हैं, सिवाय मेडिसिन के, डेंटल मेडिसिन के और फार्मेसी के। मतलब जो डेंटल स्टडीज़ होती हैं, मेडिसिन की स्टडीज़ होती हैं, फार्मेसी के अलावा तमाम फील्ड्स जो हैं वो ऑफर की जाती हैं, जो कि बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं वन बाय वन। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तभी आप फर्दर इसकी डिटेल्स जानें। तो जो है ना वो ये सबसे पहले तो आपका नॉन ईयू कंट्री से बिलोंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नॉन ईयू कंट्री से आप बिलोंग कर रहे हो और इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस हैं जो कि आप फुलफिल कर रहे हो, फिर आपको ये स्कॉलरशिप मिले। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है ना वो ऑलरेडी रोमानिया से कोई स्कॉलरशिप ले रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर अगर आप जो है ना वो सिटीज़न नहीं हो लेकिन फिर भी आप रोमानिया में एज अ प्रोटेक्शन लेके रह रहे हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर आप स्टेटलेस पर्सन, मतलब आपकी कोई स्टेट नहीं है, आपको अपनी स्टेट से निकाल दिया गया है, कोई भी रीज़न हो सकती है, आप रोमानिया में रह रहे हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर लाइक कि आपका बड़ा भाई या आपका फादर जो है वो डिप्लोमेटिक या किसी भी ऐसे जो है ना वो कह लो कि ऑफिस के मेंबर हैं या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, या जो है ना वो जॉब कर रहे हैं जो कि रोमानिया में है, इस टाइम वो रोमानिया में, लेट्स सपोज कि आपके फादर जो है एम्बेसी में और आप एम्बेसी रोमानिया की है तो रोमानिया एम्बेसी में वो जॉब कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर आपका कोई मेंबर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर टेक्निकल स्टाफ है जो कि रोमानिया में इस टाइम जॉब कर रहा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर जो किसी भी स्टाफ के मेंबर हो जो कि इस टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन वो रोमानिया की है तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो मतलब कुल मिला के जो है वो कंक्लूजन यही है कि आप या आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर ऐसा जो कि रोमानिया में किसी भी टाइप की जॉब कर रहा है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर अगर आप ऑलरेडी रोमानिया से स्कॉलरशिप ले रहे हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और आपका नॉन ईयू मतलब नॉन यूरोपियन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर इसके अलावा आपको जो है ना वो अगर आप एक सक्सेसफुल स्कॉलरशिप चाहते हो रोमानिया से तो कुछ आपको जो है वो कंडीशंस फुलफिल करनी है। सबसे पहले जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है, आपने कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल सबमिट करनी है। ठीक है जी, आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन के साथ साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो वेरीफाई होंगे तो आपको डेफिनेटली जो है ना वो प्रेफरेंस दी जाएगी। मैं आपको खुद से बता रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लाइक कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह नोटराइज्ड हैं या फिर जो है वो आपकी मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से या HEC वगैरह से अटेस्टेड हैं तो आपको डेफिनेटली प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपकी जो प्रेजेंट इंस्टीट्यूट है
या ऑर्गेनाइजेशन है उधर से अटेस्टेड होना ज़रूरी है। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स का या आपकी एप्लीकेशन का डेडलाइन से पहले सबमिट होना ज़रूरी है, जो कि मैं आपको 3 दफ़ा डेडलाइन ऑलरेडी बता चुका हूँ। और एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके मार्क्स हैं, आपके ग्रेड्स हैं, आपके स्कोर हैं, जो कि 7 होना ज़रूरी है। लेट्स सपोज कि अगर हमारे यहाँ CGPA का सिस्टम 4.0 है, तो सम कंट्रीज़ में जो है ना वो लाइक रोमानिया के एजुकेशनल सिस्टम में 10 मार्क्स होते हैं, मतलब 10.0 उसके आउट ऑफ अगर आप जो उसको अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो 7 बनते हैं, जो कि 70% अप्रोक्सीमेटली बनते हैं। तो अगर आपके मार्क्स हैं वो तकरीबन 70% आते रहे हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स के कुल मिला के अगर आपकी जो है ना वो मार्क्स की बात की जाए या आपके ग्रेड्स की बात की जाए तो इस बेस पे भी जो है वो आपकी सिलेक्शन होगी। कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनमें मार्क्स को नहीं देखा जाता, लेकिन इस स्कॉलरशिप में आपके मार्क्स को देखा जाएगा, तो इसलिए आपके मार्क्स का 70% होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर इसके अलावा है कि आपकी जो मैथडोलॉजी है स्कॉलरशिप वगैरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बाद, अगर आपकी जो मैथडोलॉजी स्कॉलरशिप सबमिशन की लेट्स सपोज के फ़ोन नंबर का फॉर्मेट हो गया या ईमेल का जो फॉर्मेट हो गया या तमाम जो भी प्रोसीजर है उनके जो है SOP के वर्ड्स की लिमिट होगी, तो इसको भी आपका फॉलो करना ज़रूरी है अगर आप ये स्कॉलरशिप सिक्योर करना चाहते हो। तो फिर दोबारा उन्होंने वही बात मेंशन की जो कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये 3 फील्ड्स है जिनमें स्कॉलरशिप ऑफर नहीं की जा रही। इसके अलावा जो है वो आपको बैचलर्स में ऑफर की जा रही है, मास्टर्स में ऑफर की जा रही है और PhD में ऑफर की जा रही है। अगर मैं मोड ऑफ लैंग्वेज की बात करूं कि किस लैंग्वेज में जो है ना वो ये स्कॉलरशिप होगी, आपकी बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, PhD डिग्री है, तो आपको रोमानिया लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बैचलर्स या फिर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर उसके लिए आपको ये रोमानिया की लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं जैसा कि उन्होंने यहाँ पे मैंशन किया हुआ है। लेकिन PhD के स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपका प्रोफेसर आपको बोलता है, आपका सुपरवाइजर आपको बोलता है या आपका डिपार्टमेंट या आपकी यूनिवर्सिटी आपको बोलती है तो फिर शायद आपको सीखनी पड़े, लेकिन PhD के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है, जो कि चीज़ उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है जी, अगर आपके पास रोमानियन लैंग्वेज नहीं है, आपको जो है ना वो आप वहाँ जाके 1 साल लगाना होगा डेफिनेटली, जैसा कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपका 1 साल लगवाएंगे वो रोमानियन लैंग्वेज पे। लेकिन अगर आप 1 साल से बचना चाहते हो तो उन्होंने यहाँ पे 3 कंडीशंस दी हैं, अगर आप वो फुलफिल कर दो तो आपको ये लैंग्वेज सीखने की या वहाँ 1 साल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। या आप तो जिस तरह हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट होता है, अगर आपके पास रोमानियन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर रोमानियन लैंग्वेज टेस्ट है तो भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी भी तरह आप अपनी रोमानियन लैंग्वेज का जो मिनिमम लेवल है वो B1 प्रूफ कर देते हो तो फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं कि आपने एप्लीकेशन को सबमिट किस तरह करना है, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसा कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबमिशन की मेथोडोलॉजी पे और कंप्लीट फाइल आपने सबमिट करनी है, तो ये दोनों चीज़ें सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो इसलिए ये चीज़ आपको मैं बता दूं कि इसकी एप्लीकेशन जस्ट जो है ना वो इस लिंक के थ्रू होगी। लाइक जो आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने पेज दिखाया था, यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन आ रहा है, आप यहीं से जाके अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, आप सेम पेज पे पहुंचेंगे, आप इधर से ही अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक्स आपको 2 दिए हुए हैं, जो कि लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, डोंट वरी। आप इन लिंक से जाके जस्ट ऑनलाइन आपने जो है ना वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। और जो ये आपका जो है ना वो या तो फ्रेंच लैंग्वेज में हो आपकी एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में हो, इन 2 में से थर्ड किसी भी लैंग्वेज में नहीं हो सकती। रशियन लैंग्वेज भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वो वगैरह है आपके पास ऑप्शन, आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस आप इंग्लिश को दें। ठीक है, आप इंग्लिश में जो है ना वो सबमिट करें अपनी एप्लीकेशन। इसके अलावा अगर आप अपने एप्लीकेशन को ईमेल के थ्रू या एम्बेसी में भेजते हो या जो है ना वो किसी भी कॉल वगैरह के थ्रू या कोई भी तरीका अपनाते हो तो आपकी जो है ना वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जैसा कि उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। डेडलाइन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वही जो कि उन्होंने बताई हुई है 12 मार्च 2025। अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से उनको चाहिए वो देख लेते हैं। मैंने आपको जिस तरह के बताया कि यहाँ पे जो है ना इंग्लिश, फ्रेंच या फिर स्पेनिश लैंग्वेज जो है ना वो, या फिर जो है ना वो कुछ जगहों पे स्पेनिश लैंग्वेज या रशियन लैंग्वेज भी हो आप सबमिट कर सकते हो। तो उन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने। सबसे पहले तो आपको जो है ना डिप्लोमास चाहिए होंगे आपके, जिसको हम जो बोलते हैं सनदें बोलते हैं या जिसको हम बोलते हैं डिग्री बोलते हैं, वो आपको चाहिए होगी। लेट्स सपोज अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर्स की डिग्री, अगर आप PhD के लिए कर रहे हो तो मास्टर्स की डिग्री चाहिए होनी चाहिए। और जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स का आपके फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश या फिर रोमानियन लैंग्वेज में होना ज़रूरी है। अगर ये इनमें से किसी भी लैंग्वेज में नहीं है तो आपको उसकी ऑथोराइज जो है वो ट्रांसलेशन करवानी होगी। पाकिस्तानी को इतना इशू नहीं होगा क्योंकि उनके मोस्टली डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में ही होते हैं। फिर आपको डिग्री के साथ साथ ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। उसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, लैंग्वेज आपने देख लेनी कि लैंग्वेज वगैरह वही रिक्वायरमेंट है जो कि मैंने आपको पहले बताई है। और फिर जो है ना वो आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, उसकी जो फर्स्ट 3 पेजेस हैं उसके साथ। ठीक है,
आपके जो पासपोर्ट के फर्स्ट 3 पेजेस होते हैं और फर्स्ट पेज जो जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके अलावा साथ जो 3 पेजेस होते हैं वो सारे आपने एक सिंगल PDF बना के अपलोड करने हैं। फिर उसके अलावा आपको CV चाहिए होगी जो कि आपकी इंग्लिश या फिर फ्रेंच लैंग्वेज में होनी चाहिए। इसके अलावा एक लास्ट डॉक्यूमेंट है जो कि सिर्फ PhD स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है, जिसकी वो ये कि आपको लेटर ऑफ इंटेंट जिसको हम SOP या जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं, रिसर्च प्रपोजल टाइप चाहिए होगा, जिसमें उसमें क्या क्या चीज़ों का मेंशन करना है। सबसे पहले तो आपके प्रीवियस जो साइंटिफिक वर्क है, लाइक जिसको हम रिसर्च वर्क बोलते हैं, वो होना चाहिए। आपकी पब्लिकेशंस, रिसर्च पेपर, थीसिस, रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो आपका फ्यूचर या स्टडी प्लान है, आपका एक रिसर्च प्रपोजल टाइप, वो आपको चाहिए होगा। और आपको अपने प्रोफेसर से या सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लेटर भी चाहिए होगा, जिसमें जो है ना वो सुपरवाइज़र आपका वो जो स्कूल से आपका होना ज़रूरी है, मतलब यूनिवर्सिटी से आपके डॉक्टरल सुपरवाइज़र उसका होना या डॉक्टरल प्रोफेसर होना उसका ज़रूरी है, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं तमाम फ्रेंच या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर रोमानियन लैंग्वेज में होने चाहिए, जो मैंने लास्ट पे 3.6 डॉक्यूमेंट मेंशन किया हुआ है, ये वाला। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप ये सबमिट कर देते हैं तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप सबमिट कर सकते हो। लेट्स सपोज कि आपने जो है अपना नेम चेंज किया है, तो नेम चेंज करने का प्रूफ आपको चाहिए होगा, या इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप जो है ना फुलफिल करते हैं, आप किसी भी इस तरह जो है ना वो कंडीशन से गुजरे हुए हैं, तो फिर आप जो है ना वो सबमिट कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास रोमानियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो आप वो सबमिट कर सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट है ऐसा जो आप समझते हो कि मेरा सबमिट करना ज़रूरी है मेरे लिए ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, तो आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है जी। तो सक्सेसफुल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी डेडलाइन उनकी जो डेट है, अनाउंसमेंट डेट, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनको जो है वो एम्बेसी की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़ इन रोमानिया जो इशू कर दिया जाएगा। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे जस्ट उनको इस डेट के बाद, उससे पहले नहीं, ठीक है जी। फिर उसके बाद कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि उन्होंने बताए हुए हैं कि जो आपको आपके राइट्स हैं, आपके उनके कुछ रेगुलेशंस हैं जो कि उन्होंने बताए हुए हैं रोमानिया में स्टडीज़ के लिए, वो आप देख सकते हैं। और जो है ना वो किन किन रूल्स को आपका फॉलो करना ज़रूरी है वो भी उन्होंने बताया हुआ है। और जो है ना वो स्कॉलरशिप वगैरह में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि आप स्कॉलरशिप में कौन कौन सी चीज़ें वो कवर करेंगे। सबसे पहले तो आपको ट्यूशन फ़ी, आपकी ट्यूशन फ़ी के बाद आपके जो है ना वो अकोमोडेशन एक्सपेंसिव, डॉर्मेट्री वगैरह के, ठीक है। और इसके बाद आपको एक फाइनेंशियल एड मंथली बेस पे जिसको हम स्टाइपेंड बोलते हैं, मंथली स्टाइपेंड, वो दिया जाएगा। और डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी जो कि इन इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि अगर एक इशू है, एक स्टूडेंट है जो कि इशू फेस कर रहा है अपनी ट्यूशन फ़ी पे करने में, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो मतलब ये चीज़ें कह लो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है एक तरह से, जो कि आपको जो दी जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी स्कॉलरशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको ये तीनों बेनिफिट्स मिलते रहें, तो फिर उसके कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि उन्होंने बताए हुए हैं, वो जब सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे तो डेफिनेटली उनके लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, वो आपने देख लेना है, ठीक है जी। डिटेल्स और भी बहुत ज़्यादा हैं, और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो सिलेक्शन के बाद की है। जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए है, जो सिलेक्ट नहीं हुई है अपनी एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए ये अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो उनके साथ वो शेयर कर दी जाएगी। मजीद ये कि अभी जो है ना वो सिलेक्शन प्रोसीजर पे अप्लाइंग प्रोसीजर पे मैं वीडियो नहीं बना रहा। जब स्टूडेंट्स अप्लाई करना होगा, अगर मुझे लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इसके लिए, अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही, तो डेफिनेटली मैं वीडियो भी बना दूंगा, जिस तरह मैंने टर्की बलसरी पे बनाई थी, या जो है ना मैंने हंगरियन स्कॉलरशिप पे बनाई थी, या मल्टीपल स्कॉलरशिप्स पे डिटेल्ड वीडियो भी बनाता आता हूँ। मुझे लगेगा कि अगर स्टूडेंट्स को ज़रूरत है, वो चाहते हैं, तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो अप्लाइंग प्रोसीजर पे पोर्टल पे जाके आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स को किस तरह अपलोड करना है, वो मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। अगर मुझे लगा कि स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो। मजीद आपका कोई क्वेश्चन है, छोटी मोटी की क्यूरी है, आपका जो प्रॉब्लम फेस कर रहे, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में प्राइवेटली इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स दूंगा। तो ये थी अपॉर्चुनिटी फुली फंडेड जो कि रोमानिया से ऑफर की जा रही है, विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।